सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था अक्रॉस द पीरियड। सो इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप। ठीक है। सो डाउन द ग्रुप के लिए मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 17 लूंगा। ग्रुप 1 जो है वो हमारा होता है एल्कली मेटल्स, दैट इज लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। एंड ग्रुप 17 होता है हैलोजेंस। ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? Valence electron, as we have already discussed earlier, it is the number of electrons in the outermost shell. Sorry. This outermost shell को हम valence shell भी बोलते हैं. So number of electrons in the valence shell is called valence electron. So अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3. ठीक है। अच्छा, ये बात सभी को पता है कि अगर कोई एलिमेंट X है तो नीचे में उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, चाहे लेफ्ट में या राइट में कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऊपर में जो लिखा जाता है इसका मास नंबर लिखा जाता है। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है इट इज इक्वल, अच्छा, एटॉमिक नंबर को डिनोट हम करते हैं, ये लिख लेना जिनको नहीं याद होगा, एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, मास नंबर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पी जो हो गया इट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, दैट इज जेड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ये भी एटॉमिक नंबर जेड के इक्वल होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है ये होता है ए माइनस जेड। ठीक है। तो अगर किसी के पास फॉर्मूला नहीं है या ये चीज नहीं अच्छे से आता है तो प्लीज नोट इट डाउन। अगर कोई एलिमेंट हमारे पास x है यहाँ पे, तो उस एलिमेंट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, नीचे हम लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर, ऊपर में लिखते हैं मास नंबर। सो नाउ जैसे हमारे पास एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, मास नंबर को a से, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है इट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है। सो ये नोट डाउन कर लेना। सो कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन टॉपिक, हम डिस्कस कर रहे थे द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप। तो सबसे पहले लिथियम की बात करते हैं। भाई लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। सो मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,1, के शेल में आएगा 2, एल शेल में आएगा 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो गया? 1। सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 11। सो के शेल में आया 2, एल में आया 8 और एम में आया 1। सो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटाशियम का। सो पोटाशियम होता है 19। सो इसमें के शेल में आया 2, एल में आया 8, एम में आया 8 और एन में आया 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 1 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। सो क्या ऑब्जर्व किया हमने कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, ऊपर से नीचे मूव करते हैं, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इट रिमेन्स सेम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। और मैंने तुम्हें ये बताया है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। ठीक है। ये चीज तुम कहीं भी लिख सकते हो कि द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन its valence electron. The chemical properties of an element depends on its valence electron. So अगर valence electron same है, लिथियम का भी, सोडियम का भी, पोटाशियम का भी, in other words अगर ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है। ऐसे ही अगर हम ग्रुप 2 की बात करें, जैसे ग्रुप 2 है, सो अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए। तो के शेल में 2, एल शेल में 2। ठीक है। मैग्नीशियम का होता है 12 एटॉमिक नंबर, तो के शेल में 2, एल में 8, एम में 2। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का होता है 20 एटॉमिक नंबर, सो के में 2, एल में 8, एम में 8 और एन में 2। सो
एल शेल में मतलब तीनों में अगर हम बेरिलियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें या कैल्शियम की बात करें, तो हम देख सकते हैं जो वैलेंस शेल है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने सेम है? 2। सो अगेन क्योंकि वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है, सो जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी बेरिलियम की, मैग्नीशियम की और कैल्शियम की वो सिमिलर होगी, ठीक है? द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम विल बी सिमिलर। So what we observed that कि down the group the number of valence electron remains same, ठीक है? ग्रुप के एक मेंबर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा डाउन द ग्रुप सभी मेंबर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही होगा, और क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है सो दैट्स व्हाई उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी। नेक्स्ट आता है वैलेंसी। सो वैलेंसी वी नो दैट कि कोई भी एलिमेंट स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी का मतलब कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, इस चीज को अटेन करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सो जो भी वो करता है इधर गेन और लूज, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वो एक्सचेंज करता है दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। इन अदर वर्ड्स वैलेंसी हम कंबाइनिंग कैपेसिटी को बोलते हैं, ठीक है? अब डाउन द ग्रुप जो वैलेंसी है वो सेम होती है। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो वैलेंसी भी सेम होती है, ठीक है? तो तुम्हें एक बात बस याद रखना है कि ग्रुप वन की वैलेंसी 1 होती है, ग्रुप टू की 2 होती है। मैंने ये बताया था ग्रुप 1 2 के बाद सीधे हम 13 में जाते हैं, सो 13 की 3 होती है, 14 की 4 होती है, और वैलेंसी की मैक्सिमम वैल्यू 4 होता है। तो जब हम 15 16 17 और 18 में जाते हैं तो वैलेंसी फिर से डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है वैलेंसी में? तो वैलेंसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एटॉमिक साइज। नाउ अक्रॉस अ पीरियड मैंने ये बताया था क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, सो हम बोलते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से जो एटम्स हैं वो स्क्वीज होने लगते हैं और उनकी साइज घटनी शुरू हो जाती है, ठीक है? सो अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें तो जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है ये देखो भाई, इसकी बात मैं यहां से करूंगा तुम्हारा। लिथियम में टोटल कितने शेल्स हैं भाई? 2 शेल्स हैं, तो लिथियम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? ये हो गया न्यूक्लियस, एक शेल, 2 शेल। सोडियम में 3 शेल्स हैं, सो 1 2 एंड 3। पोटाशियम में 4 सेल्स हैं, so this is the nucleus, 1 shell, 2 shell, 3 shell and 4 shell। so हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो हर एक स्टेप में एक शेल ऐड हो जाता है, ठीक है? सो देखो, एक शेल ऐड होता है, बट यहाँ पे नंबर, जो एटॉमिक नंबर है वो भी बढ़ जाता है। जैसे लिथियम का 3 था, सोडियम का सीधे 11 हो गया, पोटाशियम का 19 हो गया। अगर हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है? जैसे इसमें लिथियम में 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, सोडियम में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, पोटाशियम में 19 प्रोटॉन 19 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर जब हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे थे तो सिर्फ एक एक का चेंज हो रहा था, मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके इंक्रीज हो रहे थे, तब आपने कहा था वो स्क्वीज करते हैं आपस में इसलिए साइज छोटा होता है। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ा बड़ा गैप है, 3 से 11 8 का गैप है, 11 से 19 8 का गैप है। 8 8 प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो क्या यहाँ पर वो स्क्वीजिंग इफेक्ट नहीं होता है? सो माई आंसर विल बी कि यहाँ भी स्क्वीजिंग इफेक्ट होता है, ठीक है? यहां भी स्क्वीजिंग इफेक्ट होता है, बट क्योंकि यहां पर एक नया शेल ऐड हो गया है, स्क्वीजिंग इफेक्ट होगा, बट इतना नहीं होगा कि वो प्रीवियस से भी छोटा हो जाए, ठीक है? अक्रॉस अ पीरियड क्या होता था, नंबर ऑफ शेल सेम रहता था, ठीक है? अगर हम सोडियम पोटाशियम ग्रुप पीरियड 3 की बात कर रहे हैं तो वी हमारे पास वहां पे सिर्फ 3 शेल्स होते थे, तो स्क्वीजिंग इफेक्ट अच्छे से ऑब्जर्व किया जा सकता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्क्वीज हो रहा है नो डाउट, बट एक नया सेल ऐड हो जा रहा है। सो कितना भी हो जाए, ये जो सोडियम होगा ये चाहे कितना भी स्क्वीज हो जाए, बट क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल्स लिथियम से ज्यादा है,
तो इसलिए सोडियम की साइज लिथियम से कम नहीं हो सकती, ठीक है। सोडियम स्क्वीज हुआ है बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, तो स्क्वीज हुआ है, नो डाउट। बट कितना भी स्क्वीज हो जाए, इट कैन नॉट गेट स्मॉलर देन लिथियम, क्योंकि लिथियम में दो ही शेल्स हैं, ठीक है। सेम विद पोटाशियम, पोटाशियम में चार शेल्स है। तो यहां भी जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 19, ठीक है, ये है 19। तो क्योंकि यहां भी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए हैं, सो यहां भी जो चार्ज होगा, ठीक है, ये न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो बढ़ गया होगा। बट इतना नहीं बढ़ा होगा कि वो सोडियम से भी छोटा हो जाए, ठीक है। सो डाउन द ग्रुप, एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, सो द एटॉमिक साइज ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट है एटॉमिक साइज को लेके? सो ये रीजन मैंने दे रखा है, तो इस रीजन को रीड करो, और अगर कोई डाउट है तो चैट में पूछ सकते हो। हाँ जी, आयुष पूछ रहा है कि व्हाई द न्यूक्लियर फोर्स इज इंक्रीजिंग विथ मोर इलेक्ट्रॉन्स। भाई इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जब बढ़ेंगे तो क्या होगा ना कि देखो, न्यूक्लियर फोर्स किस बात, ऐसे सोचो, दो मैग्नेट है, ठीक है। सो अगर मान लो मेरे पास दो मैग्नेट है जिनका साइज ऐसा है, ये सपोज मान लो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एजम्पशन हमने लिया है कि भाई एक नॉर्थ पोल था, एक इसका साउथ पोल था, तो दोनों अट्रैक्ट कर रहा है। अब अगर मान लो मैंने मैग्नेट का साइज बढ़ा दूंगा डिस्टेंस को उतना ही रखते हुए, तो ऑब्वियस सी बात है ना, इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज होता है न्यूक्लियर फोर्स के साथ, कि जब चार्जेस हम बढ़ा देते हैं ना, तो ये जो फोर्स है उनके बीच का वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। मान लो ये बॉडी है जिसपे +1 का चार्ज है, इस पे -1 का चार्ज है, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे पे, दूसरे को। बट अब मान लो इस बॉडी पे मैं +5 का चार्ज दे दूं, इस बॉडी पे -5 का चार्ज दे दूं, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा ना वो इंक्रीज कर जाएगा काफी ज्यादा, ठीक है। इनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जब हम एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बढ़ जाता है, जिसके वजह से जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ जाता है। आयुष, क्लियर है ये बात? चलो भाई, एटॉमिक साइज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। श्रेयांश, क्लियर है तुम्हारा एटॉमिक साइज का कॉन्सेप्ट? ना तुम्हें ये वैल्यू याद नहीं रखनी है, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू है ये तुम्हें याद नहीं रखनी है, ठीक है। जस्ट तुम्हें रीजन याद रखना है, ट्रेंड और उसका रीजन, कि ट्रेंड का मतलब किस तरह से बढ़ता या घटता है और किस कारण ऐसा होता है। ओनली दिस मच यू हैव टू लर्न, ठीक है। ये याद नहीं रखना है, और ना ही तुम्हें ये याद रखना है किसके बाद क्या आता है। पहला तीन अगर याद हो जाए दैट इज एनफ, लिथियम सोडियम पोटेशियम, फर्स्ट थ्री इज एनफ। तुम्हें ये बाकी रुबीडियम सीजम फ्रैंकियम ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा कभी भी नहीं पूछा जाता है। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। सो मेटेलिक कैरेक्टर किस बात पे डिपेंड करता है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? मैंने लास्ट क्लास में डिटेल में बताया था, मेटेलिक कैरेक्टर किस चीज पे डिपेंड करता है। बहुत अच्छे। मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को जितनी आसानी से लूज कर सकता है उसको हम उतना ज्यादा मेटालिक बोलते हैं, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो, मैं फिर से ऊपर जा रहा हूं जहां पर मैंने तुम्हें ये बनाया था। अब देखो भाई, यहाँ पे मैं इस लिथियम सोडियम और पोटाशियम में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बस मार्क कर रहा हूं, ठीक है। तो चलो, विजिबिलिटी का अगर इश्यू होगा तो मैंने इसको बढ़ा दिया है, इसके साइज को। तो लिथियम सोडियम और पोटाशियम तीनों में
मैं सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा हूं। भाई तीनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। तो अब सवाल ये आ रहा है कि अगर तीनों में, लिथियम में, सोडियम में और पोटाशियम में एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, तो तीनों में से कौन इस इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा आसानी से लूज कर सकता है, लिथियम, सोडियम या पोटाशियम? सोच के बताओ भाई। चलो इसको कुछ ऐसे ऐसे समझते हैं, ठीक है, इसको कुछ कुछ इस तरह से देखते हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज करने का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकाल देना। हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करने का मतलब हो गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम यहां से बाहर निकालना चाहते हैं, इस एटम से बाहर निकालना चाहते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके किसने रखा हुआ है? क्यों ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस शेल में रोटेट कर रहा है? किसने इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा हुआ है, पहले ये सोचो। बहुत अच्छे। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस ने होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस ने होल्ड करके रखा हुआ है। अब देखो भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो तीनों में एक ही है, सो इसका भी चार्ज है -1, इसका भी चार्ज है -1, इसका भी चार्ज है -1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मैं -1 -1 -1 ले रहा हूं, ठीक है। अब कुछ ऐसा सोचो, मेरे पास मैग्नेट है, दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2 एंड दिस इज केस नंबर 3। केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। किस केस में दोनों मैग्नेट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होगा, केस 1 में, केस 2 में या केस 3 में? केस 3 में। तो आई होप अब बात समझ में आ रही है क्या तुम्हें, कि जब डिस्टेंस जो होता है दो ऑपोजिटली चार्ज्ड बॉडीज के बीच का इंक्रीज हो जाता है, तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाता है। सो अगर इसमें थर्ड केस में इन मैग्नेट्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होगा, तो इसको रिमूव कर पाना सबसे आसान होगा, ठीक है। सो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम पे। तीनों में रिमूव एक ही इलेक्ट्रॉन को करना है, बट तीनों में अगर हम देखें तो न्यूक्लियस से सबसे दूर जो है वो पोटाशियम में है। पोटाशियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो फोर्थ शेल में है, तो वो न्यूक्लियस से सबसे दूर है। तो क्योंकि वो न्यूक्लियस से सबसे दूर है, तो उस पे जो न्यूक्लियस का होल्ड होगा वो सबसे वीक होगा। और क्योंकि उस पे न्यूक्लियस का होल्ड सबसे वीक है, तो इसको बाहर निकाल पाना सबसे आसान होगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पोटाशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होगा, फिर सोडियम से, और सबसे मुश्किल होगा लिथियम से, क्योंकि लिथियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है। एज अ रिजल्ट, वो लिथियम का जो न्यूक्लियस है उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखा हुआ होगा, ठीक है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पोटाशियम जो है, इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और क्योंकि ये सबसे आसान तरीके से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो लिथियम, सोडियम और पोटाशियम में सबसे ज्यादा जो मेटालिक है वो पोटाशियम है। बताओ भाई, ये बात सभी को समझ में आई? जपनीत, तुम्हें समझ में आया ये चीज? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चों ने इस नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखा है?
देखो बच्चे, एग्जाम क्लोज आ गया है, तो जो भी मैं नोट्स का पीडीएफ दे रहा हूँ उसका प्रिंट आउट अपने पास निकलवा के रखना। जो भी मैं लिखता हूँ उसको मार्क कर लेना, ठीक है? क्योंकि अपने हिसाब से जब तुम मार्क करोगे तो तुम एग्जाम में ज्यादा बेहतर तरीके से रिकॉल कर लोगे, ठीक है? सो अभी जो मैंने तुम्हें समझाया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं एक बार चाहता हूँ कि इसको एक बार रीड कर लो, कि बाद में तुम्हें ऐसा ना लगे कि भाई कुछ नया सा है ये। रीड दिस रीजन। जिनका रीड हो गया होगा वो मुझे कंफर्म कर देना, सो दैट वी कैन मूव अहेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे। अब सेम चीज को, सेम जो कॉन्सेप्ट है उसको हम ग्रुप 17 में समझते हैं, ठीक है? दैट इज हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं। अब भाई जो फ्लोरीन होता है, ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। क्लोरीन का जो होता है इट इज 17, ठीक है? ब्रोमीन का होता है 25, सॉरी 25, ठीक है? तो फ्लोरीन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,7, के शेल में 2, एल शेल में 7। क्लोरीन की बात करें तो ये होगा 287, और ब्रोमीन की बात करें तो ये होगा 2887, ठीक है? फ्लोरीन की बात करें तो इट इज 2,7, क्लोरीन की बात करें इट इज 2,8,7, और ब्रोमीन की बात करें तो इट इज 2,8,8,7। अब हम बात करें यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। सो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस बात पे डिपेंड करता है? एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ओके, एक बार मुझे पहले कंफर्म करो कि क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कितने बच्चों को क्लियर आ रही है ये भी बताना, और कितनों को क्लियर नहीं आ रही ये भी बताना, ठीक है? दोनों बताओ, कितनों को क्लियर आ रही है, कितनों को क्लियर नहीं आ रही है। ओके, देखो। सो भाई मोस्टली बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है। तो जो कुछ को क्लियर नहीं आ रही है ये तुम्हारे इंटरनेट में कुछ इशू है, या तो तुम्हारा इंटरनेट वीक है, स्लो है, जिसके वजह से या तो तुम्हें आवाज मेरी लैग कर रही होगी, ठीक है? या तो आवाज जो है वो ड्रिप कर रही होगी, मतलब बीच बीच में ब्रेक हो रही होगी। सो आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स। जिनकी जिनकी भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है वो एक बार रिजॉइन कर लो फिर से, ठीक है? मैं 2 मिनट वेट करूंगा।
ऑलराइट, ठीक है। सो हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू दैट कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो डिपेंड्स ऑन एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जितने आसानी से गेन किया जा सकता है वो उतना ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा। सो मैंने यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैं यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है। ये फ्लोरीन के लिए, ये है क्लोरीन के लिए और ये है ब्रोमीन के लिए। अब सपोज इन तीनों को इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का क्या मतलब है कि अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से तीनों को अप्रोच कर रहा है, तो बेसिकली इनमें से कौन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को सबसे आसानी से पुल कर लेगा अपने तरफ, सबसे स्ट्रांगली पुल कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन में से ज्यादा स्ट्रांगली कौन पुल कर सकता है? जो भी सबसे स्ट्रांगली पुल कर लेगा ये इलेक्ट्रॉन उसी के पास चला जाएगा, ठीक है। सो यस निशांत, आयुष दोनों का करेक्ट है। सो सोचो यहां पे इलेक्ट्रॉन अगर यहां जाना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां? वैलेंस शेल में जाएगा, ठीक है। यहां पे जाना चाहेगा तो इसके वैलेंस शेल में जाएगा, और यहां पे जाना चाहेगा तो इसके वैलेंस शेल में जाएगा। यहां पे एल शेल है वैलेंस, यहां पे एम शेल है और यहां पे एन शेल है, ठीक है। मतलब फर्स्ट केस में उसको सेकंड शेल में जाना होगा, थर्ड सेकंड केस में उसको थर्ड शेल में जाना है और थर्ड केस में उसको फोर्थ शेल में। सो किस किस सेल में इलेक्ट्रॉन को सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा? फ्लोरीन में, क्लोरीन में या ब्रोमीन में, ठीक है। सो सबसे स्ट्रॉन्ग जो होगा उसको फ्लोरीन में मिलेगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे शेल में है, तो न्यूक्लियस से वो बहुत क्लोज रहेगा। जबकि अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में आएगा, तो न्यूक्लियस से वो फार रहेगा। सो अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन तीनों की बात करें तो सबसे स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करेगा वो फ्लोरीन करेगा। सो दैट्स व्हाई फ्लोरीन की जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की ये मैक्सिमम है, ठीक है। फ्लोरीन की मैक्सिमम है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। क्योंकि फ्लोरीन की जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की वो मैक्सिमम है, दैट्स व्हाई फ्लोरीन जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब है? मोस्ट नॉन मेटेलिक है। तो जब हमने मेटेलिक कैरेक्टर की बात की थी तो हमने देखा था जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, मतलब डाउन द ग्रुप आते हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। लेकिन नॉन मेटेलिक में टोटली ऑपोजिट होता है। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता जाता है, ठीक है। आयुष, आयोडीन के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, मैंने बताया था कि हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमें सिर्फ थर्ड पीरियड तक मैक्सिमम याद रखना होता है या फोर्थ पीरियड तक, ठीक है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गया है? श्रेयांश, क्लियर है तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी की। ना केमिकल रिएक्टिविटी का क्या मतलब होता है भाई? कोई भी मेटल या नॉन मेटल जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं गेन या लूज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जितने आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर सकता है, मतलब ईदर गेन या लूज, मैं किसी स्पेसिफिक के लिए बात नहीं कर रहा हूं, वो उतना ज्यादा केमिकली रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले नॉन मेटल की बात करते हैं, ठीक है। मैंने क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अभी तुम्ही लोगों ने मुझे बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इन तीनों के पास आता है तो सबसे आसानी से उसे अट्रैक्ट कौन कर सकता है? फ्लोरीन अट्रैक्ट कर सकता है। तो क्योंकि सबसे आसानी से उसे फ्लोरीन अट्रैक्ट कर सकता है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फ्लोरीन होगा। ये बात क्लियर है? अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो फ्लोरीन विल बी मोस्ट रिएक्टिव। व्हाई?
क्योंकि फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को सबसे स्ट्रांगली पुल कर सकता है इन तीनों में से, ठीक है। सो केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो फ्लोरीन की मैक्सिमम होगी, क्लोरीन की उससे कम होगी, ब्रोमीन की उससे कम होगी, आयोडीन की उससे कम होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल समझ में आ रहा है? देखो बच्चे, एग्जाम में है ना, तुम्हें ये फ्लोरीन क्लोरीन या ब्रोमीन नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में तुम्हें क्या होगा, बोला जाएगा तीन एलिमेंट्स है एक्स वाई एंड जेड, एक्स के नीचे वाई, वाई के नीचे जेड, तो बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्टिव कौन होगा? अगर ये ग्रुप 1 में है तो कैसा होगा, अगर ये ग्रुप 17 में है तो कैसा होगा? सो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 बोलने से एग्जामिनर का ये मतलब होता है, क्योंकि ग्रुप 17 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा, तो वहां पे हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की बात करते हैं। जबकि अगर उसी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ हो कि वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप 1 के हैं, तो अब बताओ केमिकल रिएक्टिविटी कैसा होगा? तो अगर एग्जामिनर ने ग्रुप 1 बोला है तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज क्लिक करना चाहिए कि ग्रुप 1 का मतलब कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होने का ये मतलब होता है कि वो सभी के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए, क्योंकि इसके हिसाब से ही आंसर बदल जाता है। अभी हमने देखा कि जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो जो सबसे ऊपर वाला नॉन मेटल होता है फ्लोरीन, दैट इज मोस्ट रिएक्टिव। लेकिन अगर हम मेटल्स की बात करते हैं, लिथियम सोडियम एंड पोटाशियम, तो भाई मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये टोटली डिफरेंट है नॉन मेटल्स से। जहां नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है वहीं पे मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है। हमारे पास लिथियम है, सोडियम है और पोटाशियम, और तीनों को इलेक्ट्रॉन क्या करना भी, तीनों को इलेक्ट्रॉन लूज करना। तीनों में से सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्टिव कौन होगा, जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पूरा डिस्कस ही किया था, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर सकता है? पोटाशियम, ठीक है, डिस्कस हमने किया था। पोटाशियम विल बी मोस्ट रिएक्टिव। तो अगर यहां पर हम बात करें तो पोटाशियम मोस्ट रिएक्टिव है, सोडियम उससे कम है और लिथियम सबसे कम है। तो अगर हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी बढ़ते जाती है। और जब हम नॉन मेटल्स की बात करें तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं वैसे वैसे केमिकल रिएक्टिविटी घटते जाती है, ठीक है। सो द पॉइंट इज दैट तुम्हें इस चीज को रटना नहीं है, तुम्हें इस चीज का लॉजिक समझना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि लिथियम और सोडियम में कौन ज्यादा केमिकली रिएक्टिव है ये बताओ, ठीक है। तुम्हें यहाँ पर जैसे मैंने बताया कुछ भी एक्स वाई जेड दिया हुआ रहेगा, और कुछ भी एक्स वाई जेड दिया हुआ रहेगा और कहा जाएगा कि बताओ भाई इन तीनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ठीक है, क्यों है, ये सारी बातें। ओके श्रेयांश, मैंने यहाँ पे रेड सर्किल में ये लिखा था, स्टार्टिंग में मैं ये समझा रहा था। क्लास 9 में ऐसे हम बताते हैं कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, सपोज एलिमेंट एक्स है, ठीक है, मतलब हमने कोई एक रैंडम एलिमेंट की बात की, तो उसके सिंबल के नीचे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखते हैं मास नंबर, ठीक है। मतलब अगर मान लो मैं सोडियम की बात कर रहा हूं तो सोडियम को मैं ऐसे लिखूंगा Na, सोडियम का सिंबल होता है, नीचे 11 ऊपर 23। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे इधर 11 ऊपर 23। मतलब ऊपर में लेफ्ट या राइट कहीं भी जो लिखा जाता है वो होता है मास नंबर, और नीचे में जो लिखा जाता है वो होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं और मास नंबर को हम A से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक बात याद रखना, एटॉमिक नंबर स्टार्ट A से होता है तो उसका सिंबल कभी भी A नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से याद रखना, मैंने अपने टाइम में ऐसे याद रखा था। नाउ अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं तो इट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो इट इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ऐसे 9th में सिखाया जाता है बट फिर भी। तो क्या ये क्लियर हो गया, हम आगे बढ़ सकते हैं?
सो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, which of the following statement is not a correct statement about the trends when going from left to right across the periodic table? So tell me A, B, C या D में से कौन सा सही नहीं है? भाई फर्स्ट वाला सही है। एटम्स जो होते हैं वो लेस मेटेलिक होते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ये भी बढ़ते, सही है, ठीक है। द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजली, भाई यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। भाई हमें पता है सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना तो ज्यादा मुश्किल होना चाहिए ना, यहाँ पे तो उल्टा दिया हुआ है, सो दिस इज द रॉन्ग वन। द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है तो उसका मतलब जो ऑक्साइड्स है उनकी भी एसिडिक नेचर बढ़ते जाती है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज सी। मतलब इसने तुमसे पूछा था विच इज इनकरेक्ट, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एलिमेंट X forms a chloride with formula XCl2. So element X forms a chloride with formula XCl2, which is a solid with high melting point. X would most likely be in the same group of the periodic table as. यहां पे तुम्हें नाइन्थ का एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। नाइन्थ में हम पढ़ते थे, सपोज मान लो मुझे एक कंपाउंड बनाना है, सपोज सोडियम क्लोराइड NaCl। तो मैं सोडियम का सिंबल यहां लिखता था, क्लोराइड का सिंबल यहां लिखता था। सोडियम की वैलेंसी +1 है, क्लोराइड की -1 है, इसको यहां भेज दिया, इसको यहां भेज दिया, ये बन गया NaCl, ठीक है। ऐसे ही हम करते थे कुछ। तो यहां पे भी जो एलिमेंट X है वो क्लोराइड बना रहा है XCl2 से। तो क्लोरीन के नीचे जो नंबर होता है वो क्या होता है, X की वैलेंसी होती है, और X के नीचे जो नंबर है वो क्लोरीन की वैलेंसी होती है, ठीक है, क्रॉस होता है यहां पे। सो मतलब X की जो वैलेंसी है वो है 2, ठीक है। और क्लोरीन अगर एक नॉन मेटल है तो X जरूर एक मेटल होगा, ठीक है। X क्या होगा, एक मेटल होगा, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल मिलके X देखो क्या है, विच इज अ सॉलिड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो सॉलिड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि यहां पे जो कंपाउंड है वो आयोनिक कंपाउंड है, ऐसे समझो, सॉलिड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो सॉलिड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि ये एक आयोनिक कंपाउंड है। मतलब एटम इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। चैप्टर 3 में हम पढ़ते हैं ना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, तो यहां पे देयर इज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो XCl2 में X की वैलेंसी क्या है, 2 है। यहां तक ये फॉर्मूले से ये समझ में आया। X मेटल है, हमें यहां से बात समझ में आई कि X जो है वो एक मेटल है, क्योंकि ये जो कंपाउंड बना रहा है वो सॉलिड है और हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो सॉलिड और हाई मेल्टिंग पॉइंट किसकी प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड की है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि X इज अ मेटल, ठीक है। तो X एक मेटल है ऑफ वैलेंसी 2। सो X एक मेटल ऑफ वैलेंसी 2, इससे क्या समझ में आती है, इससे ये बात समझ में आती है कि ये ग्रुप 2 का है। क्योंकि देखो भाई वैलेंसी 2 जो है वो ग्रुप 2 का भी हो सकता है और ग्रुप 16 का भी हो सकता है, दोनों की वैलेंसी 2 होती है। लेकिन ग्रुप 2 वाला जो होता है वो मेटल होता है, जबकि ग्रुप 16 जो होगा वो नॉन मेटल होगा। सो ये X मेटल है या नॉन मेटल है, ये हमें इस बात से समझ में आया, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, दो नॉन मेटल्स के बीच में नहीं हो सकता ये, ठीक है। सो XCl2 में Cl जो है वो ऑलरेडी एक नॉन मेटल है, मतलब X क्या होगा, मेटल होगा। सो इससे क्लियर हो गया कि हम ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ग्रुप 2, अब यहां पे देखो भाई सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, कैसे पता, क्योंकि सोडियम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 281। मैग्नीशियम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, क्योंकि इसमें दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 282। एल्युमिनियम ग्रुप
13 से बिलोंग करता है क्योंकि इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और सिलिकॉन जो है वो ग्रुप 14 से बिलोंग करता है क्योंकि इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। सो अपने ये पूरे डिड्यूस करके हमने निकाला कि ये जो करेक्ट आंसर है वो है मैग्नीशियम, ठीक है। सिमरन वेरी गुड। बाकी बच्चों को समझ में आया कि आंसर मैग्नीशियम कैसे होगा? All right, now we will talk about question number 3. So question number 3 बताओ क्या होना चाहिए? Which element has first two shell, both of which are completely filled with electrons? ये तुम इसमें टेबल का हेल्प ले सकते हो, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना हुआ है तो उसके बेसिस पे तुम बता सकते हो, बट मैंने बोला एटलीस्ट लर्न अप टू 20, ठीक है। सो दो शेल है, ठीक है, और कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन। दो शेल का मतलब के और एल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब उसके एटॉमिक नंबर भी है 10, और एटॉमिक नंबर 10 किसका होता है? नियॉन का होता है। तो द आंसर इज नियॉन। तो फर्स्ट वाले का आंसर है नियॉन। दूसरा देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, ये तो ऊपर ही निकाला ना हमने। 282 किसका होता है भाई? मैग्नीशियम का होता है। A total of 3 shell with 4 electron in valence shell, 3 शेल है टोटल। सो K, L और M 3 शेल है, वैलेंस में 4 है, तो पहले और दूसरे तो फील्ड होंगे। सो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई? 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो 14 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एटॉमिक नंबर है 14। सो एटॉमिक नंबर 14 किसका होता है? सिलिकॉन का। तो द आंसर इज सिलिकॉन। थर्ड वाले का आंसर हो गया सिलिकॉन। फोर्थ का बताओ, अ टोटल ऑफ 2 शेल विच 3 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। यस, इसका हो गया बोरॉन। क्योंकि दो शेल की बात की जा रही है, ठीक है, मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, ये डी पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। दो शेल की बात की जा रही है, तो के और एल। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, के में तो 2 ही होते हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गया मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 5। और एटॉमिक नंबर 5 किसका होता है भाई? बोरॉन का, ठीक है। तो ये हो गया डी। फिफ्थ की बात करते हैं, सो आई होप सभी ने नोट डाउन कर ही लिया होगा, ठीक है। फिफ्थ देखो, ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल। तो ई पार्ट देखो, दो शेल है, पहले वाले की कैपेसिटी कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। दूसरे वाले में इसका डबल है, तो डबल मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। सो टोटल कितने हो गए भाई? टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इसका एटॉमिक नंबर भी हो गया 6, और एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है? कार्बन का। सो लास्ट वाले का आंसर हो गया कार्बन। देखो आंसर याद रखना जरूरी नहीं है क्योंकि एग्जाम में सेम क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तुम्हें पैटर्न अप्रोच समझना ज्यादा जरूरी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 देखो। लास्ट पार्ट देखो निशान, लास्ट पार्ट मैंने यहां पे सॉल्व किया है, सो दिस इज द लास्ट पार्ट।
लास्ट पार्ट में ये कह रहा है ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट सेकंड सेल एज इट इन इट फर्स्ट शेल। सो हमें तो पता है कि मतलब दो शेल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, दो शेल्स की बात हो रही है, तो हमने दो शेल्स बना दिया के और एल। अब बोला है सेकंड शेल में पहले शेल का डबल इलेक्ट्रॉन्स है। सो पहले शेल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो हमने पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। सो दूसरे शेल में क्या इसका डबल इलेक्ट्रॉन है। सो पहले वाले में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे शेल में कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एटॉमिक नंबर है 6, और 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है? कार्बन का होता है। बात आई समझ में निशांत? चलो फोर्थ देखो, what property do all elements have in the same column of the periodic table as boron have in common? भाई बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? भाई बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,3। के शेल में 2, सॉरी बोरॉन का 5 होता है ना, 6 होता है, 5 है, ठीक है। सो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। सो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये क्या है? एक मेटल है, क्योंकि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा। तो ऑल ऑफ देम हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दे आर मेटल्स। यस ऋषभ, करेक्ट। सेकेंड वाले का मुझे बताओ भाई। फ्लोरीन की बात की जा रही, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो मतलब के शेल में हो गया 2 और एल शेल में हो गया 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसको मैं साइज थोड़ा बढ़ा देता हूं, विजिबिलिटी इश्यू अगर हो तो। ठीक है। सो 2 7 का मतलब इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सो इट इज नॉन मेटल। ठीक है। सो रेस्ट ऑफ इट इज योर होमवर्क। सो इन द नेक्स्ट क्लास मैं इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा, अगर किसी बच्चे को डाउट हुआ तो। और मैंने ग्रुप पे जो सैंपल पेपर भेजा है सीबीएसई का, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो दिस यू कैन, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो दैट यू कैन आस्क, ठीक है। सो आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। यू कैन लीव द सेशन नाउ।